एमएफआई ने अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े जारी किए हैं। रिटेल निवेशकों का बाजार पर भरोसा कायम है। अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 5% घटकर 38,440 करोड़ रहा है। हालांकि सालाना आधार पर निवेश में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमएफआई डेटा को डिटेल से समझते हैं आशीष वर्मा से। या डेटा की बात करूं उससे पहले एक काम करता हूं। निफ्टी की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर रखी है। मार्च वो वॉर का पीरियड था, भारतीय बाजारों में निफ्टी में 11% का दबाव था और अप्रैल वो समय था जब लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। फर्स्ट हाफ अप्रैल में सॉलिड रिकवरी और उसके बाद कंसोलिडेशन का मूड। मंथ ऑन मंथ 7% के आसपास निफ्टी वापस बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, तो मूड सुधरा और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो रेजिलियंस है, जो मोमेंटम है, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले एसआईपी, जो हम कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड, स्टिकीनेस कंटिन्यू हो रही है। मार्च में 32,000 करोड़ के पार गया था और इवन अप्रैल का डेटा सजेस्ट करता है वो मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। हाँ, मंथ ऑन मंथ थोड़ा डिक्लाइन, लेकिन अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के ऊपर वो एसआईपी इनफ्लो नजर आएंगे आपको। जहां तक इक्विटी इनफ्लोज की बात है, मार्च में क्योंकि ईयर एंड फैक्टर भी था, 40,000 करोड़ रुपए के पार जाते हुए इक्विटी इनफ्लोज नजर आए थे। वहां से स्लाइट 5% का मंथ ऑन मंथ डिप है। गोल्ड ईटीएफ्स, इसकी मैपिंग शुरू करी थी जब दिसंबर और जनवरी के पीरियड में एकदम से एक सिग्निफिकेंट सर्ज आया था इसके इनफ्लोज में, वो कूल ऑफ हो रहा है। हालांकि मंथ ऑन मंथ 34% का जंप जरूर है, लेकिन अभी भी 3,050 करोड़ रुपए के आसपास का वो नंबर आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, तो रीजनेबल सा है। और इसीलिए वो मैपिंग करना शुरू कर दी जब सर्ज आया था कि इक्विटी के इनफ्लोज कैसे हैं और गोल्ड के इनफ्लोज कैसे हैं। वो स्क्रीन पर आएगा। अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इक्विटीज में ही पैसा चैनलाइज लार्जली होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज इंपॉर्टेंट, एयूएम्स, पिछले मंथ हमने रिपोर्ट करा था कि एयूएम्स में सिग्निफिकेंट फॉल आया था 10% के आसपास का। तब बातचीत हुई थी कि टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट है, वो डेट फंड से और सीजनैलिटी के चलते पैसा निकलता हुआ नजर आया था। वो डेट में इनफ्लोज वापस आते हुए नजर आए, तो मंथ ऑन मंथ नेट एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 11% का सर्च दिखा रहा है आपको। और फाइनली वो ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आएगा, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप्स में 15% कम, 16% कम इनफ्लोज आए मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप फ्लैट था, पैसा चैनलाइज हुआ है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में 8% से 10% का उछाल मंथ ऑन मंथ नजर आएगा आपको। और यही वो पॉकेट है दरअसल अप्रैल मंथ में जो बढ़िया आउट परफॉर्म भी कर रही थी। तो डेटा अभी भी स्ट्रांग, अभी भी रेजिलियंट आपको पूरी इंडस्ट्री का अप्रैल मंथ का नजर आएगा। और यूएस ईरान के बीच शांति प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने से कच्चे तेल में फिर से उबाल आ गया है और ब्रेंट क्रूड का भाव $105 के पार निकल गया है। कच्चे तेल की तेजी कैसी रह सकती है, आने वाले दिनों में क्या हाल रहेगा, बता रही है मनीषा गुप्ता। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कच्चे तेल में इस हफ्ते की शुरुआत हमने काफ़ी पॉजिटिव तौर पर आते हुए देखी है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान जो 1 पेज 14 पॉइंट एजेंडा पर बातचीत कर रहे थे, उसका कोई विकल्प निकल के नहीं आया है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है यूएस की तरफ, यूएस ने कहा है कि वो उन्हें अनएक्सेप्टेबल है। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं जो दोनों ही कंट्रीज़ को एज ऑफ नाउ एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए स्टेटस को पे हम यहाँ पर खड़े हैं। और दो चार शिप्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज़ यहाँ पर निकल रही हैं, जो कि वॉर से पहले 130 से 140 के बीच में हुआ करती थी। साथ ही साथ हमने स्टेटमेंट्स ये भी आते हुए देखी हैं काफ़ी गल्फ कंट्रीज़ की वजह से कि वो लगातार यहाँ पर अभी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर वो अभी की ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसके अलावा बाजार अब ये भी चीज़ देखेगा, जो यूएस प्रेसिडेंट अब चाइना जा रहे हैं, जो उनकी बीजिंग की मीटिंग है 13 और 15 मई के बीच में, जहां पर वो ट्रेड की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से ताइवान के ऊपर लेकर चिंताएं हैं, तो ये 3 पॉइंट्स मेजर वहां पर एजेंडा में है। बाजार इस हफ्ते काफ़ी उठापटक में रह सकता है, तेज़ी की एक्सपेक्टेशन मार्केट्स में है इन दोनों ही बड़े इवेंट्स के यहाँ पर चलते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद रुपए पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आज रुपए में रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। रुपए में कब तक उठा पटक का दौर चलता रहेगा, बता रही है मनीषा गुप्ता।
जी हाँ, जिस तरह की गिरावट हमने आज रुपए में आते हुए देखी है वो 2 महीने में सबसे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। एक समय पर यहाँ पर करीब 80 पैसे की गिरावट तक भी हमने यहाँ पर दर्ज होता हुआ इसे देखा है और रिकॉर्ड लो क्लोजिंग आज यहाँ पर रुपए में बनती हुई नजर आई है। एशियन करेंसीज में भी गिरावट है। सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में फिर से बनती हुई नजर आई है और जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ है उसका भी असर हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा। काफ़ी हद तक कच्चे तेल की जो तेज़ी है वो बाजार को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। FII आउटफ्लोज अभी भी यहाँ पर बाजार में दिखते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से एक ऑस्टेरिटी की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने करी कि आगे जाते हुए 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, फॉरेन ट्रैवल ना यहाँ पर करें और खाने के तेलों में यहाँ पर कम उसकी खपत देखने को मिले। अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट डेटा देखें तो ये 4 कमोडिटीज़ जिसमें कच्चा तेल, खाने का तेल, फर्टिलाइज़र और सोना मेजर कंपोनेंट्स के तौर पर उभरते हैं और अगर ये लगातार यहाँ पर इंपोर्ट होता रहा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। FII आउटफ्लोज वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक चीज़ जो स्टेटमेंट निकल के आई उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे बनता हुआ नजर आया। बाजार को लगता है काफ़ी हद तक 94.5 और 95.5 के बीच में यहाँ पर कारोबार रह सकता है। और पश्चिम एशिया संकट क्रूड में उबाल से आज के बाजार पर काफ़ी दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। बाकी कैसा रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और ग्लोबल क्यूज के चलते आज बाजार में भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ा है। निफ्टी में देखिए करीबन 0.25% की गिरावट है। निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह जो बेयर्स है आज हमें हावी होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की भी अगर बात करी जाए तो वहां पे भी जो माहौल है कुछ इसी तरीके का देखने को मिला है। ऑटो देख लीजिए, IT, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, कैपिटल मार्केट, हर जगह जो बिकवाली है काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। इंडिया विक्स देखिए 10% से ज्यादा की तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 18 के आसपास। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले टाटा कंज्यूमर यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए थे, जिसके बाद रिएक्शन देखने को मिला है। मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में देखिए टाइटन के नंबर्स आए थे फ्राइडे को, उस दिन तो तेजी थी लेकिन आज वापस से गिरावट देखने को मिली है। कल PM मोदी की स्पीच में ये कहा गया था कि 1 साल तक सोना खरीदना आपको थोड़ा सा वहां पे काबू करना पड़ेगा। तो जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स थे आज हमें फोकस में आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरग्लोब एविएशन बिकॉज ट्रैवल को लेके, अब्रॉड के ट्रैवल को लेके भी उन्होंने बोला है कि अभी अब्रॉड में ट्रैवल ना करें। SBI और साथ में इटर्नल SBI के नंबर्स आए थे फ्राइडे को और आज भी ये रिएक्शन देखने को मिला। इटर्नल स्विगी के नंबर्स आए थे और वही एक रब ऑफ इफेक्ट हमें यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, हमने क्रूड देखा, ब्रेंट क्रूड में आज काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली, जिसके बाद जितनी भी हमारी रिलेटेड कंपनीज है वो वहाँ पे एक एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी भारी गिरावट यहीं हमें आती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स देखें तो वहाँ पे भी जो माहौल है कुछ इसी तरीके का बना हुआ है। रियलिटी स्पेस में भी आप देखिए ओबरा रियलिटी के नंबर्स आए थे, नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे लेकिन बाजार ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया और वही इम्पैक्ट हमें बाकी के शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था आज जो हमें बचता हुआ दिखाई दिया है, एक्सेप्ट FMCG में एक हल्की फुल्की हमें नॉर्मलाइज चीजें होती हुई दिखाई दी बिकॉज ऑफ टाटा कंज्यूमर। लेकिन हर जगह जो माहौल था काफी ज्यादा भयानक रहा है। और ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बड़े आर्थिक कदमों की अटकलें तेज कर दी है। PM ने लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने, 1 साल तक सोना ना खरीदने और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। अब इसे पेट्रोल डीजल कीमतों की बढ़ोतरी, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा और विदेश से पैसे भेजने के नियम सख्त होने के संकेत भी माना जा रहा है। क्या है असली बात समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए, लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या ये कदम इंडिकेटिव है कि आगे कुछ होने वाला है, तो कैसे देखा जाए इसको?
बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री की ये जो अपील है ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये महज अपील बनकर नहीं रहे। दरअसल सरकार अपनी तरफ से भी कई सारे कदम उठा सकती है ताकि इस अपील पर गंभीरता से अमल हो। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत को आप कम करिए। तो कम करना, कितना कम करेंगे लोग, उनके विवेकाधिकार पर रहेगा, लेकिन सरकार इस तरफ एक कदम ये उठा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दे। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले कई महीनों से नहीं बढ़ी है और 1 लीटर डीजल जब आप खरीदते हैं तो 100 रुपए का नुकसान होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। पेट्रोल जब खरीदते हैं 1 रुपए तो 18 रुपए का नुकसान होता है 1 लीटर पे। तो ये नुकसान लंबे समय तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां झेल नहीं सकती हैं। 30,000 करोड़ रुपए हर महीने का नुकसान हो रहा है। तो अब चूंकि चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद इस तरह इतना ठोस तरीके से बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़े। अब कीमतें कितनी बढ़ेंगी कहना मुश्किल है। शायद यहाँ पे बीच का रास्ता अपनाएं, एक्साइज ड्यूटी भी कुछ कम किया जाए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जाए और कंज्यूमर को कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जाए और उस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाए। दूसरी अपील जो उन्होंने कही बड़ा सुर्खियों में, वो है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। भले ही आपके घर में शादी और फंक्शन हो, सोना मत खरीदिए। अब शायद लोग सोना खरीदे, इस अपील को माने ना माने, लेकिन सरकार इस तरफ यह कदम उठा सकती है कि गोल्ड पर ड्यूटी बढ़ा दे। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे। इंपोर्ट ड्यूटी अभी 6% है, बढ़ा देगी तो गोल्ड महंगा होगा तो लोग जाहिर तौर पर सोना नहीं खरीदेंगे। तीसरी अपील की कि विदेश घूमने फिरने मत जाइए, शादी वादी विदेश जाकर मत करिए, बहुत पैसा चला जाता है फॉरेक्स। अब लोग माने ना माने, लेकिन सरकार ये कर सकती है कि विदेश पैसा भेजने के जो नियम उसको सख्त कर दे। मिसाल के तौर पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS जो बहुत फेमस होता है, उसको सरकार सख्त कर सकती है ताकि बाहर पैसा ना जाए। तो इस तरह के इन अपीलों को अमल करने के लिए कुछ कदम सरकार उठा सकती है। इस बात की अटकलें तेज हो गई, हालांकि इनमें से किसी का औपचारिक ऐलान सरकार ने नहीं किया, न तो औपचारिक पुष्टि की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम एशिया संकट का असर अब सोने की कीमतों और ज्वेलरी कारोबार पर भी दिखने लगा है। सोना महंगा होने से पहले ही बिक्री प्रभावित थी और अब प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के बाद ज्वेलर्स को कारोबार पर और असर पड़ने की चिंता है। इस बारे में ज्वेलर्स से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है। हम इस वक्त ज्वेलर्स के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान के क्या मायने। सर, कितना असर आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान का पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के फैन फॉलोअर काफी हैं देश में, ऐसा नहीं है, और उनकी लोग सुनते भी हैं क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो देश के हित में काम करते हैं। लेकिन इस बयान का असर कल से मैं देख रहा हूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में नकारात्मक सोच के साथ पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को अगर कोई सोने की खरीद विदेशों से बंद करानी है तो ज्वेलरों को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी एक मीटिंग बुलाए, उनके संगठन की एक मीटिंग बुलाए और उनसे समझे। हर करीबन 800 टन के आसपास का गोल्ड जो है उसका आयात करते हैं। चिंता है कि कहीं हमारा जो कैड है वो ना बढ़ जाए, तो इस वजह से कर रहे हैं अपील। देखिए, ये समस्या हम समझते हैं, कांग्रेस के टाइम में भी थी और ये मोदी जी के समय में भी है। इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सर। तो आपको लगता है और जो कम होगा इसमें खरीदारी? हाँ, खरीदारी 100% कम होगी क्योंकि एक तो सोना भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि क्या नाम है 1 साल तक सोना ना खरीदे, तो लगता है कि क्या नाम है बिक्री एकदम कम होगी। आपका क्या कहना है, किस तरह से ज्वेलरी के ऊपर असर पड़ेगा इसका? देखिए, जैसा भाई साहब ने कहा कि 35 to 40% पहले ही पिछले 1 साल के अंदर सोना टूट चुका है और पूरी सेल टूट चुकी है। वो तो केवल वैल्यू टर्म्स में मैच कर रही है क्योंकि भाव बढ़ गया है। नहीं तो इम्पोर्ट भी हमारा 35% डाउन है। और जो मोदी जी ने हमारे जो अपील की है कल रात, उसकी वजह से तो बहुत ही ड्रेस्टिकली मार्केट में फॉल आएगा सेल्स का। बेसिकली जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया तब से गोल्ड और जो सिल्वर की उसकी कीमतों में काफी कमी आई है, लेकिन वो जो लोग हैं जिनको की जरूरी होता है शादी ब्याह के अंदर देना, तो उनके ऊपर लगता है कि कोई, आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा शादी ब्याह की जो बिक्री होती है उसके ऊपर? सेल में तो फर्क पड़ेगा। तो ये ज्वेलर्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनकी सेल जो है उसके ऊपर काफी सारा असर देखने को मिल सकता है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। इधर टूर ऑपरेटर्स के एसोसिएशन ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा कम करने की अपील का समर्थन किया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज हमारे मेंबर्स के लिए नेशन, कंट्री पहले है। और ये जो प्रॉब्लम्स कंट्री के लिए आ रही हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो कंट्री के लिए हैं, वो पहले है। हम भी लोगों को परस्यू करेंगे कि बाहर
कम जाएं, बट जिसने जाना है, जिसने बुकिंग कराई हुई है या जो, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को भी हम भेजने की कोशिश करेंगे, क्या कि एटलीस्ट 15 से 20% हम इसको चेंज करा पाए। इससे ज़्यादा नहीं होगा चेंज, मगर 15 से 20% हमें उम्मीद है कि हम चेंज करवा पाएंगे। जो पब्लिक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड, आप विद इन इंडिया हॉलीडे ले लीजिए आप। मेरा मानना है कि ये समय घरेलू और इनबाउंड टूरिज्म को और अधिक मजबूत बनाने का है। भारत में विश्व स्तरीय पर्यटन संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटकों को भारत में यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना भी समय की आवश्यकता है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि भारतीय जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, होटल इंडस्ट्री है, छोटे ट्रांसपोर्ट हैं, दूसरे छोटे व्यवसाय हैं और रोजगार है, उनको लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर के एक संगठन निट्स ने भी पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी देने की बात की है। निट्स के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम की पीएम मोदी की अपील से तेल की खपत कम हो सकती है, गैर जरूरी ट्रैवलिंग भी कम हो सकती है। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी की गुहार, वक्त की पुकार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अगर आपने घर की बुकिंग कराई है तो आपको पोजीशन मिलने में देरी हो सकती है। पश्चिम एशिया युद्ध और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से घरों की लागत बढ़ गई है और बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के निकुंज वासानी ने शेला विस्तार में 1 करोड़ का 3 BHK फ्लैट खरीदा था। 2027 के अंत तक उनको पोजीशन मिलना था, लेकिन अब समय पर पोजीशन मिलने की संभावना नहीं है। शुरू में जब बुकिंग किया था तो दिसंबर एंड ऑफ 2027 तक पोजीशन मिलने की बात थी। बीच में काम थोड़ा रुक गया था, तो अभी डिले हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो 6-1 महीने तक ऐसा लग रहा है और डिले होगा प्रोजेक्ट ओवरऑल। तो जो हमारा ड्रीम हो, हमें थोड़ा सा लेट मिलेगा, ऐसा दिख रहा है अभी ऐसा। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के चलते पहले गैस सिलेंडर की किल्लत हुई तो देश भर के मजदूरों के सामने खाना पकाने की समस्या खड़ी हो गई। हजारों वर्कर्स को अपने घर लौटना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर आधे से भी कम बचे हैं। फ्लोरिंग तक पहुंचे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को टाइल्स नहीं मिल रही क्योंकि सिरामिक फैक्ट्री बंद हो गई। इसके अलावा सीमेंट, लोहा, एल्यूमिनियम, पाइप, ग्लास जैसी चीजें अमूमन 20 से 40% महंगी हो गई। क्रेडाई नेशनल के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक देश के 30,000 प्रोजेक्ट पर इसका असर होगा, जिनमें 80% रेजिडेंशियल और 20% कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। क्रेडाई नेशनल और क्रेडाई गुजरात ने रेरा अथॉरिटी और पीएमओ को चिट्ठी लिखकर प्रोजेक्ट्स की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। एक्चुअली क्या है, सारे के सारे मटेरियल की शॉर्टेज दिख रही है एंड रेट रोज रोज बढ़ रहा है, तो उसमें असमंजस में आ गया है पूरा इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है कि हमारे रेरा के आने के बाद हमको जो है टाइमलाइन पे कंप्लीट करना एक कंपल्शन है। तो इसमें हमने डिमांड की है रेरा अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कि इसके अंदर हमको टाइमलाइन यूनानिमसली एक्सटेंड करके दिया जाए। रेरा के लागू होने के बाद डेवलपर को समय पर घर या कमर्शियल स्पेस देना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। कोरोना के समय भी केंद्र सरकार ने 6 महीने की प्रोजेक्ट समय सीमा बढ़ा दी थी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन इनसे जुड़े लाखों लोगों का रोजगार भी बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों और जाम से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली में मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्लाजा की शुरुआत होने जा रही है। इसे देश के हाईवे सिस्टम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस सिस्टम में टोल प्लाजा के बैरियर्स खुले रहते हैं और बूथ पर लगा हुआ कैमरा फास्टैग को स्कैन कर लेता है। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है।
इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जो लोग एक एक घंटे टोल प्लाजा पर खड़े रहते थे, अब उन्हें राहत मिलेगी। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था, उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है। ये सही में जो दो बातें थी, उसमें नॉलेज टू वेल्थ, ये भी हमने अचीव किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री की शिव साधना देखने को भी मिली और इसमें विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित स्मारक, डाक टिकट और विशेष सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा सूर्य किरण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा। तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक 6 बड़े फैसले किए। घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील किया जाएगा। बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला सुवेंदु सरकार ने लिया है। यानी ममता सरकार में भारत बांग्लादेश की सीमा पर जिस बाढ़ को लेकर विवाद हो रहा था, उस काम को निपटाने को लेकर सीएम सुवेंदु ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा डिसीजन लिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया गया है। पिछली सरकार में जो लाभ अब तक बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलने वाला है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को बंगाल में जल्द से जल्द लागू करने का फैसला सुवेंदु सरकार ने लिया है। नवन्ना सचिवालय में सीएम सुवेंदु अधिकारी को इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का अपडेट लगातार जारी है। आप भी रहिए खबरों से जुड़े और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।